आप में से कोई एक मुझे एक्नॉलेज कर दे कि स्क्रीन मेरी शो हो रही है या नहीं, ताकि मैं मीटिंग स्टार्ट कर सकूं। कोई एक अपना माइक ऑफ करके हो कर रही दे। है। ओके, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट अभी तक शेयर करके नहीं दिखाई, किसी को कोई प्रोडक्ट मिली नहीं। आप लोगों ने अभी तक टूल्स तो आई थिंक आप सबने बाय कर लिए हुए हैं। कोई आप लोगों की तरफ से कोई प्रोडक्ट नहीं आई और कुछ भी, कोई स्टैट्स नहीं आए, कुछ भी नहीं आया जिस पे गाइडेंस आप लोगों ने मांगी हो या कुछ कि क्या है। किसी ने कोई प्रोडक्ट हंट वगैरह नहीं की? देखिए मैम, वाइन ग्लासेस मैंने सर्च किए थे। वाइन, दोबारा बोलें कीवर्ड। वाइन ग्लासेस ऑफ स्टेनलेस स्टील, जर्मनी की मार्केट। अच्छा, जर्मनी की मार्केट में किए हैं। अच्छा, और किसने किए? तो उसके स्टैट्स वगैरह आपने शेयर नहीं किए, लेकिन कि आपको स्टैट्स वगैरह आप शेयर किया करें ना ग्रुप वगैरह में। जो ग्रुप एक बना हुआ है वो इसीलिए बना हुआ है कि आप लोग स्टैट्स शेयर करें और आप लोगों को हम उसी टाइम गाइड करें कि क्या किस तरह के स्टैट्स वगैरह चल रहे हैं और क्या मतलब कि प्रोडक्ट आपकी किस तरह की है, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो आप लोग। बेसिकली चलिए टूल्स ठीक है। आप लोगों को इसीलिए करवाए हैं हम लोगों ने शेयर। ग्रुप पे शेयर करना, पर्सनली नहीं शेयर करना। जैसे मर्जी कर दें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। बेसिकली मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को बेसिकली आने चाहिए जो आप लोग कर रहे हो काम जितना, क्योंकि आप लोग पूछोगे उतना आप लोग लर्न करोगे बेसिकली। इसके भी आप बेशक बाद में जो आपने जितनी प्रोडक्ट्स हंट की हैं जो आपको लगता है बेहतर है, यू कैन शेयर द स्टैट्स इन ग्रुप्स। हम आपको उसी टाइम गाइड करेंगे कि क्या इशू चल रहा है आपकी प्रोडक्ट में या क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि पूछोगे तो ही पता लगेगा, वरना आप खुद से एनालिसिस करते रहोगे तो यू विल कंटिन्यू मेकिंग द सेम मिस्टेक्स एंड यू विल नेवर गेट टू लर्न। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ा टाइम लगता है और बाकी चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है सीखने में। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने पूछोगे, कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो पूछो ग्रुप्स में। जो इशू आता है आप फेसबुक पे पूछ सकते हो, हमसे फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो कि ये इश्यूज आ रही है जो भी है। फेसबुक का भी ग्रुप है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, यू कैन आस्क एवरीवेयर। ठीक है, अभी सोर्सिंग का आप लोगों ने पहले से देखा है कुछ कि हम टॉपिक तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि सोर्सिंग का है आज। किसी ने देखा हो थोड़ा बहुत तो बताया कि क्या चीज़ है सोर्सिंग, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। किसी ने भी देखा तो हैंड रेज करे और बताए सोर्सिंग का। इस बार ग्रुप में पहले से ये शेयर्ड नहीं था लेक्चर का नेम वगैरह कुछ भी? नो मैडम, खाली लिंक था। सोर्सिंग का? अच्छा, सिर्फ पुरानी वीडियो का लिंक था, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर से 2-3 दिन पहले आप लोगों को एक लिंक टॉपिक वगैरह बता दिया करूँगी, ताकि आप लोग उसको खुद गो थ्रू करके आओ, तो इस तरीके से हमारा सेशन जो होगा वो ज़्यादा जो है ना इंटरेक्टिव होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। इस बार तो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों ने क्योंकि ज़रा भी रिसर्च वगैरह नहीं की हुई। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल एज्यूम कि मैं पहले से टॉपिक का नेम शेयर कर दूँगी, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के साथ आओ अपने, और बाकी की मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर करूँ और फुली गाइड भी करूँ। ठीक है। अच्छा, अभी सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं ना टूल्स के थ्रू, ये जब आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप उसके बंडल्स वगैरह सोच लेते हो, सारा कुछ आप क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हो उसका कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसको लॉन्चिंग फेज में लेके जाना है, आपकी प्रोडक्ट डिसाइड हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या स्टेप करना होता है? आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट खरीदनी होती है। बेसिकली हम वो प्रोडक्ट किसी से ख़रीदते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से एज अ प्राइवेट लेबल। क्योंकि प्राइवेट लेबल में बेसिकली, प्राइवेट लेबल आपको फर्स्ट ही बताया था, प्राइवेट लेबल होता ही है कि हम कहीं से प्रोडक्ट उठाते हैं और उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे बेचते हैं एज अ ब्रांड खुद बन के। मतलब हम शो कराते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी है, हालांकि हमने भी वो कहीं से ली होती है, हमने वो खुद मैन्युफैक्चर करवाई होती है, किसी मैन्युफैक्चर के पास हम गए होते हैं और हमने उस मैन्युफैक्चरर को कहा होता है कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, क्योंकि वो पहले से वो प्रोडक्ट बनाता होता है। बेसिकली हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग में मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करना होता है, उन लोगों को सर्च करना होता है जो हमारे मतलब कि प्रोडक्ट हमें अच्छी हाई क्वालिटी की बना के दे दें और अच्छे पैसों में हमें बना के दे सकें। तो हमने सोर्सिंग में बेसिकली हमने ये करना होता है, हमने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है। अब ये हम किस तरीके से करते हैं? प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है इज़ द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस अटेन्स अ प्रोडक्ट टू सेल
as not every seller manufactures their own product. Therefore, it is need to rely on a trusted person, on a trusted and public again source for getting products. अच्छा, अब इसमें ये होता है बेसिकली कि मैंने जो आपको बताया कि हमने ये करना होता है कि हमने इस प्रोसेस में ये करना होता है कि हर मैन्युफैक्चरर जो होता है, कोई भी होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड ओनर है, उसके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं होती। जैसे अगर कोई मार्केट में बैठा है, कपड़े बेच रहा है, ठीक है, तो वो कपड़े शॉपकीपर खुद नहीं बनाता, ठीक है। अगर आप लोकल शॉप्स पे चले जाएं, वो शॉपकीपर खुद कपड़े नहीं बनाता, वो किसी होलसेल मार्केट से जाके उठाता है कि ये कपड़े अच्छे हैं, यहाँ से हम कपड़े जाके बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम प्राइवेट लेवल में भी यही करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। हमारे पास बड़े सारे ये इसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, मौजूद हैं ऑलरेडी। हम उन मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं और फिर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि प्रोडक्ट सोर्स करने की, कि जो है हमने बेसिकली वो प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, जिसके बेसिकली हम सोर्सिंग इस तरीके से करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से ना कांटेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप चाइना में मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे, आप हो सकते हैं यूएसए के मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें, आप हो सकते हैं यूके के मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करते हो और किस, अगर आप किसी ऐप के थ्रू फाइंड करते हो तो कौन सी ऐप यूज़ करते हो, अगर आप डायरेक्टली फाइंड करते हो, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर जानते हो तो आप उससे कांटेक्ट करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान से ही चीज़ बनवा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको जाहिर है किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो अब फाइंड करने की टेक्निक क्या है, आप किस तरीके से फाइंड करते हो। आप फाइंड करने के लिए पहले तो आप सोचते हो कि आप, जाहिर है आपने कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, कुछ सोचना है कि अच्छा हमने मैन्युफैक्चरर तो फाइनलाइज करना है, लेकिन किस बेस पे करना है। इतने सारे मैन्युफैक्चरर से तो हमने कांटेक्ट कर लिया, ये भी एक यूएस में मैन्युफैक्चरर बैठा है, चाइना में भी मैन्युफैक्चरर बैठा है, यूके में भी बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, हर जगह मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत हैं, सारी प्रोडक्ट्स हर जगह बन जाती हैं, लेकिन हम किस बेसिस पे मैन्युफैक्चरर को फाइनलाइज करेंगे, किस बेसिस पे फाइनलाइज करेंगे कि हाँ ये सही बंदा है कि हम इससे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो हम बेसिकली देखते हैं कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स इसमें हम जहन में रखते हैं, ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट में जब हम अपनी प्रोडक्ट सोर्स करें, मैन्युफैक्चरर से बनवाएं, उसके बाद हम अमेज़ोन पे सेल करें, तो जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने प्रोडक्ट बनवाई है, हम इस काबिल हों कि हम उससे ज़्यादा कॉस्ट पे बेच रहे हो प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे, हम बेच सकें, अमेज़ोन हमें इतना अलाउ करें, हम अपनी उसमें से पीपीसी कॉस्ट्स निकाल सकें, हम उसमें से अपनी एफबीए कॉस्ट निकाल सकें, उसमें से अपनी स्टोरेज कॉस्ट निकाल सकें। अमेज़ोन की बड़ी सारी कॉस्ट्स होती है, डिफरेंट तरह की कॉस्ट होती है जो हमने निकालनी होती है। बहुत ज़्यादा फीसेस चार्ज करता है अमेज़ोन इवन अब हमारी एक सेल पे हमसे कमीशन लेता है, स्टोरेज फीस अलहदा लेता है, शिपमेंट फीस अलहदा लेता है, फिर एक सेल पे कमीशन अलहदा लेता है, पीपीसी कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अलहदा लेता है। हमने ये सारी की सारी चीज़ें निकालनी होती हैं अपने सेलिंग प्राइस में से। तो हमने इस तरह का मैन्युफैक्चरर फाइंड करना है कि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकल आए, अमेज़ोन की ये सारी कॉस्ट भी निकल आए, उसके बाद भी हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन बचे। दूसरा, हमने कैसी प्रोडक्ट फाइंड, कैसा मैन्युफैक्चरर फाइंड करना है, तो मतलब उसको प्राइस वाइज तो देख लिया कि ठीक है हमें जो है ना अच्छी प्राइस चाहिए उससे, कि लोएस्ट प्राइस हो उसकी, ताकि जो है ना हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ये चीज़ तो होगी। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रॉफिट मार्जिन जब देख रहे हो तो हम इस तरह के प्रॉफिट में हम देख लें कि अच्छा ये बड़ा अच्छे जो है ना कम प्राइस पे दे रहा है, बस इसको फाइनलाइज करो, बात खत्म। नहीं, सिर्फ आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपने उसके अलावा क्या देखना है कि आपकी जो है, जो आप प्रोडक्ट को ले रहे हो, फाइनलाइज कर रहे हो मैन्युफैक्चर को, प्रॉफिट मार्जिन तो आपने देख लिया, आपने उसकी क्वालिटी भी देखनी है। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके बायर्स आपसे आके पहली दो बारी तो खरीदेंगे। बात वही है, ट्रस्ट की आ जाती है कि जो है आपका एक दो बारी तो आके आपसे बिजनेस में लोग आएंगे, खरीदेंगे चीज़ें, कि ये नई दुकान खुली है इससे ले लो चीज़ें। दूसरी बारी वो बायर आपके पास कभी भी नहीं आएगा, वो चला जाएगा और वो आपको एक नेगेटिव रिव्यू दे के जाएगा। उसके साथ साथ आपको हो सकता है कि वो रिफ़ंड भी अप्लाई कर दे। जब वो रिफ़ंड अप्लाई करेगा तो आपको उसके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपको जो है आपकी अकाउंट हेल्थ भी डाउन हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद होने का भी चांसेस है, अमेज़ॉन भी आपके अकाउंट को पसंद नहीं करेगा। तो आपने क्वालिटी और क्वांटिटी, प्रॉफिट मार्जिन्स और क्वालिटी, दोनों चीज़ें आपने देखनी है कि दोनों चीज़ें हों उस मैन्युफैक्चरर के पास जिसको आप फाइनलाइज कर रहे हो, वो हर लिहाज से बेस्ट हो। अच्छा, अब हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि यू नीड अ हेल्दी अमेजॉन प्रॉफिट मार्जिन इफ यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट सक्सेसफुली। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ यू कांट मेक अ वर्थवाइल प्रॉफिट मार्जिन, द प्रोडक्ट विल नॉट वर्थ द टाइम इट टेक्स फॉर यू टू सेल इट।
ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो क्या होगा, आप एंड अप कर दोगे अमेजोन को पैसे देते हुए, आपकी अपनी जेब में कुछ भी नहीं आएगा, आप बस अमेजोन को ही पैसे देते रहोगे कि ये लो अमेजोन तुम खा लो, क्योंकि आपने अपनी, आप पीपीसी का भी बजट लगा रहे होगे, आप वैसे भी बजट लगा रहे हो, एडवर्टीजमेंट का बजट लगा रहे हो, आप उसकी शिपमेंट कॉस्ट वगैरह लगा रहे हो, आप खरीदने की कॉस्ट लगा रहे हो, लेकिन आपके पास एट द एंड कुछ भी नहीं बच रहा अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। और अमेजोन पे बाकी सेलर्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे सपोज सेल करें, सपोज करें कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं $5 की, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरर से, और $5 ही उसकी आपको शिपमेंट फीस पड़ जाती है, $10 की पड़ जाती है, और अमेजोन अलाउ करता है आपको कि आप वो प्रोडक्ट जो है ना $12 की बेच सकते हो, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स $12 से ऊपर बढ़ नहीं रहे, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए एक टोटल लॉस प्रोडक्ट होगी। इस वजह से लॉस प्रोडक्ट होगी क्योंकि उसमें से आपने अपनी बाकी कॉस्ट भी तो निकालनी थी, आप तो अमेजोन को पे कर रहे हो, खुद नहीं कर रहे हो, तो आपने प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ध्यान से देखना होता है कि हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हो, वरना उस प्रोडक्ट जो है ना वो वर्थ नहीं करती। Time is money and money needs to be earned. Product with low profit margins are risky because they have small margin of safety. सेम वही बात इन्होंने यहाँ पे रिपीट हुई है कि जो है अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं होंगे तो फिर आपको फायदा नहीं है उस प्रोडक्ट को लॉन्च कराने का और उस प्रोडक्ट को सोर्स करने का, इसलिए हम सोर्सिंग करते हैं, हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से बात करते हैं। Even the best product fails sometime getting shipped to wrong address or fall victim to things out of your control. High profit margins product provide you with a cushion to make the best of bad situation. ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होंगे, आपको एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उस प्रोडक्ट पे अच्छी से अच्छी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा दो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा दो एडवर्टीजमेंट के, तब भी आप उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे होंगे। तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होंगे उतनी वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब हम सोर्सिंग, ये तो समझ आ गया कि हम सोर्सिंग क्यों करते हैं, हमें प्रॉफिट मार्जिन क्वालिटी देखनी होती है, फिर हमने ये देखना होता है कि हम अब मार्केट में अच्छा सस्टेन कर सकें और अपना प्रॉफिट भी बना सकें, सारा कुछ हो गया, ठीक है। और किस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरर को, हमने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को सिलेक्ट करना है, ये भी आपको पता लगे किस बेस पे हमने सिलेक्ट करना है। अब हम करते कहाँ से हैं सोर्सिंग, ये कैसे पता लगेगा, हम मोस्टली जो अमेजोन सेलर्स होते हैं, आप चाहें तो आप पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हैं, आप यूके से भी सोर्स कर सकते हैं, आप यूएसए से भी सोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि आपको मैन्युफैक्चरर्स फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये कि आपको वो इतनी ट्रेड अश्योरेंस नहीं देंगे। अब ट्रेड अश्योरेंस क्या है, ट्रेड अश्योरेंस बेसिकली एक वो चीज़ है जो कि ये जो है ना अलीबाबा की बेसिकली ना एक फीचर है, अलीबाबा एक ऐप है, मैं आपको भी थोड़ी देर तक दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें आपको जो है ना ये फीचर मिलता है, अलीबाबा ये आपको फीचर देता है कि आप जो है ना जब सप्लायर के साथ प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो वो आप ट्रेड अश्योरेंस में प्लेस कर सकते हो। ट्रेड अश्योरेंस से ये होता है कि अगर तो सपोज सप्लायर ने आपके साथ चीट कर दिया, क्योंकि कोई भी सप्लायर होगा ना, चाहे वो यूएसए का हो, यूके का हो, या कोई कहीं का भी हो, पाकिस्तान का भी हो, वो ऑब्वियसली आपसे कहेगा कि भाई थोड़े से पैसे डिपॉजिट करवाओ मेरे पास ताकि मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ। लेकिन आप किस बेस पे उसका ट्रस्ट कर सकते हो पाकिस्तान में बैठे हुए यूएसए में एक मैन्युफैक्चरर का, कि आपने उसको 30% डिपॉजिट कर दिया और वो बाकी जो है ना आपकी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहा है बैठे बैठे, ठीक है। तो इसमें थोड़े से ना रिस्क के चांसेस आ जाते हैं कि वो 30% लेके आपका भाग तो नहीं गया या क्या हुआ, लेकिन अलीबाबा में ये होता है कि आपको इस चीज़ की फुली सिक्योरिटी मिलती है कि अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने कोई भी घपला किया, अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़, इवन कि आपने जो उसे एग्रीमेंट किया कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो अगर आप जो है सप्लायर उसे थोड़ा सा भी डिफरेंस करता है ना और आपकी बात नहीं सुनता, तो यू कैन क्लेम योर मनी बैक फ्रॉम अलीबाबा वाया ट्रेड अश्योरेंस, ठीक है। अब ट्रेड अश्योरेंस में होता क्या है कि आपने जो, आपको जो है ना 90 डेज के अंदर अगर आप क्लेम कर दो कि सप्लायर ने मेरी पसंद का या मेरी एग्रीमेंट के मुताबिक, इसमें हम बेसिकली जो होता है ना इनवॉइसेस बनवाते हैं अलीबाबा से, ठीक है। सप्लायर्स के पास जाते हैं और हम सप्लायर्स को कहते हैं, जब हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है, कि जो है ना हमें इनवॉइसेस बना के दो, हमें उस इनवॉइस पे सब कुछ लिख के दो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें होंगी जो तुम हमें प्रोवाइड करो, इतनी क्वांटिटी होगी, इतनी देर में शिप होगा, इतने दिन लगेंगे, इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, सब कुछ डिटेल्स उस इनवॉइस के अंदर लिखी होती है, ठीक है। इनवॉइस लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट आप समझने की इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप पेमेंट करते हो ना, तो आप अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे जाके करते हो। अच्छा, अब अली बाबा है क्या ये भी देख लें। जब आप यहाँ पे लिखेंगे अली बाबा, अच्छा, तो ये बेसिकली अलीबाबा, यहाँ पे ही आप जो है ना प्रोडक्ट को सर्च करते हो, मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करते हो और यहाँ पे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो अपना, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना अलीबाबा पे ही ऑर्डर प्लेस करते हो। जब आप अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो अलीबाबा के रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है मेरे साथ, ठीक है, और इसके जो पैसे हैं वो अलीबाबा के थ्रू पे हुए हैं। तो अलीबाबा उस चीज़ की जो है ना फुल गारंटी लेता है, क्लेम करता है कि आपके पैसे सिक्योर हैं, ठीक है।
दूसरा क्या होता है ट्रेड अश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप ट्रेड अश्योरेंस मतलब अलीबाबा के थ्रू प्लेस करते हैं ऑर्डर और वो ट्रेड अश्योरेंस वाला ऑर्डर होता है, तब आपको अलीबाबा अलाउ करता है कि आप नेगेटिव रिव्यूज़ दे सकते हो उस सप्लायर के अगेंस्ट। मतलब कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर वो ट्रेड अश्योरेंस के साथ है सप्लायर तो कोई नेगेटिव रिव्यू फेक हो। वो नेगेटिव रिव्यू बिल्कुल रियल होगा। वो अलीबाबा अलाउ नहीं करेगा सप्लायर को कि वो अपने अकाउंट से डिलीट कर सके। तो आप इस तरीके से भी सप्लायर्स को फाइंड कर सकते हो कि उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं या क्या रिव्यूज़ हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो होती है ना, हम जब सप्लायर से बात करते हैं ना तो हमारे पास बड़ी सारी सोर्सिंग टर्म्स होती हैं जिसमें हमने सप्लायर से बात करनी होती है, हमने प्राइसेस का पूछना होता है। हम सप्लायर से जैसे हमने अगर पूछना है कि अगर मैं एक जो है नाइफ बाय कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है ना उसकी प्राइसेस बताओ। तो हम सप्लायर से किस तरीके से पूछते हैं कि आई नीड EXW ऑफ नाइफ। ठीक है, EXW अब बेसिकली क्या है, हम पूछने इसका मतलब है कि आप जो है हमें नाइफ की प्रोडक्ट प्राइस बताओ। ठीक है, EXW स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट प्राइस। आप में से किसी एक का माइक ओपन है, काइंडली वो बंद कर दें। अब्दुल राफी आपका ओपन है, ठीक। अच्छा, EXW बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस होती है। जो आप जो है सप्लायर से पूछ रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ बाय करनी है, मुझे बताओ कि जो है ना 1 पीस की प्राइस क्या है, EXW प्राइस क्या है, और 250 पीसेस की EXW प्राइस क्या है, 300 पीसेस की EXW प्राइस क्या है। EXW मीन्स कि आप प्रोडक्ट की प्राइस पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट वो हमें कितनी प्राइस में मैन्युफैक्चर करके दे देगा। ठीक है। अब FOB क्या होती है, FOB जो होती है ये होती है कि आप सप्लायर से पूछते हो कि हमें अगर FOB प्राइस बताओ। आप पूछते हो कि मेरे पास ये एक प्रोडक्ट मैं एक प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ, इसकी FOB प्राइस क्या है, और अगर मैं यही प्रोडक्ट 250 बाय करूँगा तो इसकी FOB क्या है। अब इस FOB में क्या आ जाता है कि आप उससे पूछते हो कि मुझे साथ साथ शिपमेंट भी बताओ कि शिपिंग कितनी दे रहे हो। ठीक है। अब DDP में क्या आ जाता है कि आप कस्टम क्लियरेंस भी आ जाती है। ठीक है, जब आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाते हो ना तो आपको थोड़ी सी डोर टू डोर, जब आप जैसे अगर चाइना के बॉर्डर से USA के बॉर्डर पे आएगा तो आपको कस्टम क्लियरेंस देने पड़ेंगे, क्लियरेंस चार्जेस देनी पड़ेंगी। तो DDP के अंदर क्या आता है, DDP के अंदर कस्टम क्लियरेंस भी आ जाती है, DDP के अंदर शिपमेंट भी आ जाती है, DDP के अंदर आपकी प्रोडक्ट प्राइस भी आ जाती है। तो सबसे अच्छी प्राइस जो होती है जो हम पूछते हैं ना, वो हम सप्लायर से मोस्टली पूछते हैं कि आप DDP प्राइस बता दो, ताकि हमारी कोई सरदर्दी ना हो। हमने क्या करना है, बस हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है और हमने वेट करना है कि वो चाइना से USA पहुंच जाए, और बस जो है हमने ट्रैकिंग ID अमेजोन पे डाल देनी है कि जो है हमारी प्रोडक्ट पहुंच गई और शिपमेंट लेबल्स क्रिएट करके दे देने। इसमें हमारी सरदर्दी नहीं होती। FOB में ये होता है कि हमें खुद कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ती है, और EXW में ये होता है कि हमें प्रोडक्ट बस मिलेगी, सप्लायर के एड्रेस से हमने खुद उठानी है, सप्लायर के एड्रेस से उठा के US से हमने चाइना से USA या UK हमने खुद भेजनी है, फिर उसके बाद उसकी कस्टम क्लियरेंस हमने खुद करानी है, फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना, सब कुछ करवाना पड़ता है। तो सबसे बेहतर इसमें DDP होती है जिसमें हमें कुछ भी नहीं कराना पड़ता, वो सप्लायर के एड्रेस से अमेजोन के एड्रेस या आपके एड्रेस पे आराम से पहुंच जाती है। अच्छा, अब सोर्स करते कैसे हैं। ठीक है, सोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मोस्टली जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं ना सोर्स करने के लिए, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो कि आप अलीबाबा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। ठीक है, मोस्टली सप्लायर्स अलीबाबा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी जिस तरीके से डायरेक्ट आप सप्लायर से कांटेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो कांटेक्ट, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो अलीबाबा का यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि अलीबाबा जो है ट्रेड एश्योरेंस के साथ होता है। तो इसमें हम किस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले तो हमें अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे जाके। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको जो है ना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अलीबाबा पे जब आप साइन इन करते हो तो आपका सिंपली अकाउंट क्रिएट हो जाए। आप डायरेक्ट अपनी जीमेल को अटैच करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की होगी, सपोज कर ले कि हम किचन नाइफ सर्च करें, तो देखिए ये सर्च बार के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सर्च किया। ठीक है, सर्च करने के बाद ये आपके पास प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपना डिज़ाइन देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन कौन सा है और हम उस डिज़ाइन को ओपन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन को ओपन करने के बाद हम देखेंगे अच्छा ये हमारे पास कोटेशन आ रही है, ये जो है ना सप्लायर ने अपने पास से रखी है, और यहाँ पे आ रहा है ट्रेड अश्योरेंस। इसका मतलब है कि ये सप्लायर हमें ट्रेड अश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो है
ये किस तरीके से पेमेंट रिसीव करते हैं, वीज़ा कार्ड रिसीव करते हैं, टीटी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन, ये इस तरीके से हर तरीके से जो है ना पेमेंट से रिसीव कर रहा है। हम इसे किसी भी तरीके से भेज सकते हैं पेमेंट। अच्छा, और अब हम क्या देखते हैं यहाँ से कि ये जो चाइनीज़ सप्लायर ये 2 ईयर से काम कर रहा है, ये वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक है? इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती हैं, ठीक है? यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या जो है ना सप्लायर का रिस्पॉन्स टाइम है, सब कुछ। और हीलियम वगैरह आप अपने मोबाइल पे यूज़ नहीं कर सकते, तो लेकिन अलीबाबा का ये फ़ायदा है कि आप अपने मोबाइल पे भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे अकाउंट खोल के आप मोबाइल पे भी वर्किंग कर सकते हो अगर आपने ये यूज़ किया तो, करना है तो। अच्छा, इस तरीके से जो है ना आप अपने सप्लायर से, फिर अगर आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर करना, मतलब आप सप्लायर से पूछना चाह रहे हो कि भाई तो आप कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करोगे, ठीक है? सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर आप सप्लायर से पूछोगे जो भी आपने पूछना होगा। यहाँ पे अब मेरा साइन इन नहीं हुआ हुआ, लेट मी ट्राई, अगर हो जाए। ये सिस्टम एरर दे रहा है, ये साइन इन हो नहीं रहा यहाँ से। अच्छा, अगर आपने सप्लायर से कांटेक्ट करना होता है ना, आप सिंपली यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर करते हो, आपके पास एक मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, जैसे ये मैसेज बॉक्स है ना, इस तरीके से आपके पास मैसेज बॉक्स खुल जाएगा कांटेक्ट सप्लायर में। आप फिर वहाँ पे सप्लायर से ना क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर देते हो। अब आपने क्वेश्चन आंसर सप्लायर से करने के हैं, सबसे पहले तो ये कि जब आपने करना है तो आपने अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है? डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद कि आपका कौन सा डिज़ाइन है, क्योंकि जब आपने नाइफ सेलेक्ट किया आपको बेशुमार डिज़ाइन मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन आपने क्या करना है, अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे आपको बेशुमार डिज़ाइन मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए, अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर, तो आपके पास सप्लायर्स ही वो आएंगे जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स है, और इधर उधर के सप्लायर्स आपके पास आएंगे नहीं। इस तरीके से आपको फिल्टर करना आसान होगा कि अब जो सप्लायर्स आ रहे हैं वो आपके पास सारे जो है ना ट्रेड एश्योरेंस वाले ही आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, और आपने क्या करना होता है कि आपने जो है ना बेसिकली 10 एटलीस्ट अ डे आप 10 सप्लायर से कांटेक्ट करते हो, ताकि आपके पास मैक्सिमम प्राइसेस आ जाए। मैक्सिमम प्राइस मतलब हर सप्लायर आपको डिफरेंट प्राइस देगा कि इस प्रोडक्ट की ये प्राइस मैं ऑफर कर रहा हूँ, दूसरा सप्लायर देगा मैं ये प्राइस ऑफर कर रहा हूँ। तो आपने बेसिकली सारे लोग अपनी बिड लगाते हैं कि ये इतने इतने के जो है ना हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो आपने सबसे कम कम वाले की तरफ जाना होता है और उससे फिर उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है। और कब अगर कम वाला आपका ऐसा है जिसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी है, तो यू विल नेवर गो टुवर्ड्स दैट। आप फिर उससे अपर वाले के पास जाओगे जिसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्राइस के साथ साथ। और जहाँ से मैंने आपको जैसे बताया था कि ईयर्स आप चेक कर सकते हो, जो साइट पे आपको शो हो रहा था, तो वहाँ से आप ईयर्स चेक करोगे, ईयर्स आप ट्राई करते हो कि 3+ हो, मतलब उस सप्लायर की थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी हो, वेरीफाइड सप्लायर हो। ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कहाँ से शो होता है, ठीक है? फिर आप उससे क्या पूछते हो कि आप उससे पूछते हो सप्लायर से कि हमें पर यूनिट कॉस्ट बताओ, ठीक है? वो आपको पर यूनिट कॉस्ट बता देगा कि अगर एक नाइफ है मैं कितने की बेच रहा हूँ। फिर आप उससे कहोगे कि जो है ना, अब एक नाइफ की प्राइस तो बता दिया, अब बताओ कि जो है ना अगर मैं 200 लेता हूँ तो उसकी प्राइस क्या बताओगे, थोड़ी सी कम करोगे पर यूनिट प्राइस, तो फिर वो आपको उस हिसाब से प्राइस बताता है। इस तरीके से मतलब कि आपने सप्लायर से निगोशिएशन करनी होती है कि हमें बताओ कि लीस्ट प्राइस क्या दे सकते हो आप हमें, ठीक है? फिर आप क्या करते हो, उसे अपना एड्रेस देते हो, अमेजोन का एड्रेस देते हो जहाँ पे आपने शिप करवानी होती है, ठीक है? ये आप फर्जी एड्रेस भी दे सकते हो एट अ टाइम कि यूके में शिप करवानी है, यूएसए में शिप करानी है अमेजोन वेयर, तो आप ये बस बताओगे, सप्लायर आपको सही एग्जैक्ट कॉस्ट बता देगा कि यहाँ तक की डीडीपी कॉस्ट क्या है, या यहाँ तक, या फिर ईएक्सडब्ल्यू कॉस्ट क्या है। अगर तो ईएक्सडब्ल्यू करवानी है तो आपको सप्लायर को एड्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? फिर आप क्या डिज़ाइन का आप देखते हो कि जो डिज़ाइन आपको सप्लायर दे रहा है वो सेम है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सप्लायर की ऊपर की इमेज डिफरेंट होती है और अंदर जो है उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, तो आप ये किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो? आप सप्लायर से कहते हो कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस दिखाओ, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस दिखाओ, और मुझे एडिटेड वंस ना दिखाओ, मुझे वो दिखाओ जो आप अपने हाथ से जो है ना शो कराओ, आपके रियल इमेज हो, मुझे एडिटेड वंस नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना आपको क्लियर हो जाता है कि सप्लायर आपको सही प्रोडक्ट दिखा रहा है, एडिटेड वीडियो नहीं दिखा रहा, ठीक है? या एडिटेड पिक्चर नहीं दिखा रहा। फिर आप पूछते हो कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है उससे। एमओक्यू हम बेसिकली कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मैं कम से कम कितना ऑर्डर कर सकता हूँ तुमसे, ठीक है? और आप डिस्काउंट्स के लिए फिर अप्लाई करते हो कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग गई है, जब आपने देख लिया है कि आपको लगता है कि अच्छा अगर वीडियो में प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, क्योंकि वो आप एडिटेड वीडियो नहीं देखोगे, आप रियल वीडियो देखोगे, और आप सप्लायर को कहोगे कि मुझे हर तरफ से हर एंगल से वीडियो दिखाओ कि ये किस तरह की प्रोडक्ट है,
ठीक है? तो फिर आप उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सप्लायर कुछ बेहतर है, कि जो है इसके सोचा जा सकता है कि इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है, तो फिर आप उससे जो है डिस्काउंट्स के बारे में पूछो कि आप मुझे मज़ीद डिस्काउंट क्या दोगे अगर मैं आपसे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। सप्लायर्स आपको लाज़मी देते हैं। फिर उससे आप पूछोगे कि लीड टाइम कितना है। लीड टाइम कहते हैं बेसिकली डिलीवरी टाइम को, कि जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट को कितनी देर में डिलीवर करता है। फिर प्रोडक्शन टाइम पूछते हैं। मोस्टली जो लीड टाइम होता है ना, वो आजकल जो चल रहा है वो 60 डेज़ का चल रहा है, 50 टू 60 डेज़ का चल रहा है, चाइना से यूएसए में, या चाइना टू यूके भी। और आप फिर उससे प्रोडक्शन टाइम पूछते हो कि ये प्रोडक्ट अगर मैं 200 यूनिट्स तुम्हें दे रहा हूँ बनाने को, तो आप उसको कितने दिन में बनाओगे, ठीक है? और लीड टाइम में आप पूछते हो कि कितने दिन में फिर वो शिप होगा। उसके बाद आप पूछते हो कि आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर तो सप्लायर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 15-20 दिन वो प्रोडक्शन टाइम लेगा आपका प्रोडक्ट बनाने में, वो आपका बच जाएगा। तो आपकी शिपमेंट जल्दी अमेजोन पे पहुंच जाएगी, और जितनी जल्दी पहुंच जाए अमेजोन पे उतनी अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके स्टैट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट के चेंज होते रहते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी उस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रो कर सकते हो। ठीक है? फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट कभी भी ऐसे जस्ट वीडियो पे देख के फाइनलाइज नहीं करनी होती। आपने उससे कहना होता है कि हमें सैंपल जो है ना, हम सैंपल चेकिंग करते हैं। सैंपल चेकिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता लग सके कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो प्रोडक्ट वैसे ही है जो, मतलब सप्लायर से आप एक यूनिट मंगवाते हो अपने घर पे या क्लाइंट के एड्रेस पे, कि जो है ये यूनिट दिखा दो कि ये यूनिट कैसा है, जो क्वालिटी बोल रहा है वो अपने मुंह से, या जो जिस तरह की वो बता रहा है दिखा रहा है वही क्वालिटी है या नहीं है। तो आप सिंपल चेकिंग भी करते हो अपने लिए। फिर आपको पता लग जाता है कि कभी कभी कोई ना कोई फॉल्ट्स नजर आ जाते हैं प्रोडक्ट में। फिर आप सप्लायर को कहते हो कि ये चीज़ें मुझे करेक्ट चाहिए, इनको ठीक करके दो। फिर आप वही इनवॉइस उससे बनवाते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो उससे, जिसमें आप एक एक चीज़ लिखवाते हो कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ होगी, इसके मैं इतने यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, इतने टाइम में डिलीवर होगा, 30% मैं पे कर रहा हूँ, इतनी जो है वो प्राइस रिफंड करेगा, सैंपल की प्राइस अगर मैं ऑर्डर उसके साथ प्लेस करता हूँ, एड्रेस ये होगा, नेम मेरा ये, क्लाइंट का सब कुछ, वो सब कुछ जो है ना इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है। इससे ये होता है कि आपकी जो है ना ज़्यादा ट्रस्ट भी बन जाता है सप्लायर की तरफ, और दूसरा आपकी सेटिस्फेक्शन वगैरह भी हो जाती है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी काइंड ऑफ ये होती है। ठीक है? उसके अलावा आप क्या पूछते हो कि आप सप्लायर से, हमेशा सप्लायर से ये पूछा जाता है कि वो हमारी सैंपल प्राइस को रिफंड करेगा कि नहीं, क्योंकि मोस्टली सप्लायर्स रिफंड कर देते हैं। अगर आप उनके पास बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो जो सैंपल प्राइस होती है तो वो रिफंड कर देते हैं कि सैंपल प्राइस जो है हम आपको रिफंड कर देंगे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट की ऑर्डर की प्राइस होगी उसमें से वो डिडक्ट कर देंगे कि आपने समझो पहले ही पे कर दिया, तो आप वो भी उससे मांग सकते हैं। डायमेंशंस वगैरह आप मांगते हो उससे। अच्छा, अब सैंपल इवैल्यूएशन क्यों करते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सैंपल हेल्प अस नो दैट वी हैव सिलेक्टेड द राइट सप्लायर हैविंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एज high quality product is necessary to compete our competitors as well as to sell on Amazon. Otherwise buyer will not buy and like our product. Obviously अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी पे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सप्लायर ने थोड़ा सा भी झूठ बोल के या कुछ भी करके आपका ट्रस्ट गेन कर दिया और बाद में आपने ऑर्डर भी खरीद लिया, उससे सब कुछ कर लिया, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा अगर क्वालिटी वैसी की वैसी ना हो। तो सैंपल चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैंपल चेकिंग के अलावा इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। इंस्पेक्शन हम कब करते हैं? जब हमारी सोर्सिंग कंप्लीट हो जाती है, सैंपल चेकिंग हो जाती है, फिर हमारा ऑर्डर प्लेस होता है। जब हमारा ऑर्डर बन जाता है ना, तो जब वो शिप होने लगता है, शिप होने से पहले हम किसी इंस्पेक्शन टीम को हायर करते हैं। वो भी हम अलीबाबा से ही फाइंड कर सकते हैं इंस्पेक्शन टीम को। आप अलीबाबा पे इंस्पेक्शन लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी इंस्पेक्टर्स आ जाएंगे। इंस्पेक्शन सर्विस और ये लोकेशन आ गया। तो इस तरीके से हम जब ये इंस्पेक्शन सर्विसेज चेक करते हैं ना, तो ये सारे लोग हमें इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी प्रोडक्ट की। ठीक है? ये हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट इस तरह की थी, सप्लायर ने, हम उसको बताते हैं इंस्पेक्शन टीम को कि ये चीज़ें जो है ना जाके आपने चेक करनी, क्योंकि हम खुद तो फिजिकली चाइना नहीं जा सकते ना, कि जो ऑर्डर उसने तैयार किया बल्क ऑर्डर वो सारा उसने हमारी अकॉर्डिंग ही तैयार किया, सारी क्वालिटी वही है जो सैंपल में उसने दिखाई थी, और हर एक यूनिट बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, या फिर हम मतलब कि रिस्क नहीं लेते हम कि जो है अमेजोन पे कोई भी ख़राब यूनिट जाए या किसी भी यूनिट का रिफंड है। ठीक है? तो उसके लिए हम इस टीम को हायर करते हैं। हम इस टीम को बताते हैं कि जो है ये चीज़ें जो है ना इस प्रोडक्ट की जो है ना होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और ये चीज़ें चेक करके आनी है सप्लायर्स की, कि सप्लायर ने हमारी प्रोडक्ट में ये चीज़ें ठीक की हैं या नहीं की। फिर वो आपको, जब वो इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्ट कर लेती है, तो आपको एक रिपोर्ट भेजती है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी और ये चीज़ ठीक नहीं थी। वो इंस्पेक्शन टीम खुद जनरेट करती है रिपोर्ट और आपको सेंड करती है। फिर अगर उसमें कोई जो है मसला होता है, तो आप सप्लायर को कह सकते हो कि ये चीज़ें हमारी ठीक करके दो, उसके बाद हमारे ऑर्डर को शिप करो।
इसलिए इंस्पेक्शंस भी लाजमी करवाते हैं। अच्छा, अब शिपमेंट चैनल्स कौन से होते हैं कि जो सप्लायर हमारी शिप करता है प्रोडक्ट? इसके दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक बाय सी होते हैं और बाय एयर। जो सी होती है, सी से है ना वो शिपमेंट बहुत स्लो पहुंचती है, मतलब 50 to 60 डेज लग जाते हैं अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचने में चाइना से। और एयर का ये होता है कि एयर जो है 20 to 30 डेज लेती है, लेकिन एयर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है एज़ कम्पेयर टू सी। तो मोस्टली पीपल सी प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो है ज़ाहिर है आपका बजट काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बच जाती हैं जब आप सी की तरफ जाते हो तो। अच्छा, अब प्रोडक्ट साइज टियर क्या होता है? Product size tiers are measurements categories based on the unit weight, product dimensions, and dimensional weight of a packaged item. The product size tier of an item is used to calculate certain fees. अच्छा, अब इसमें क्या आता है, इसमें आपके प्रोडक्ट का यूनिट आ जाता है, आपके प्रोडक्ट का वेट आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी भारी है, उसकी डायमेंशंस कितनी है, उसका वजन कितना है, ये सब कुछ आ जाता है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि आपके वेट और डायमेंशन के बेस पे जो है ना अमेजोन हमसे एफबीए फुलफिलमेंट फ़ी चार्ज करता है, मंथली फ़ीस, स्टोरेज फ़ीस वगैरह, ये सारी फ़ीस हमसे अमेजोन प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है मैंने डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन भी लगाई, शॉर्ट भी लगाया हुआ है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। आप लोग बाद में रेफर कर सकते हो, मैं ये शेयर भी कर दूँगी ग्रुप में। अच्छा, अब हम जब ट्राई करते हैं ना कि हमने जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि वो ओवर साइज ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बड़ी होगी ना उतने ज़्यादा जो है ना हमें स्टोरेज फीसेस बढ़ जाती हैं और बाकी फीसेस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड साइज आइटम वो होती है जब वो पैक हो जाए तो वो 9 kg या उससे लेस की, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। अदरवाइज जो होती है वो ओवर साइज होती है और उसके बहुत ज़्यादा हमें शिपमेंट जो है ना चार्जेस पड़ते हैं और बाकी स्टोरेज चार्जेस भी पड़ते हैं। ये सारी डायमेंशंस लिखी हुई है कि अगर जो है एक स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट है तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। अच्छा, अब फिजिकल और डायमेंशनल वेट में क्या फ़र्क है? तो इसमें ये होता है कि जो है ना आपकी दो तरह के जो है ना डायमेंशनल वेट्स होते हैं, प्रोडक्ट के वेट होते हैं। एक तो होता है आपके प्रोडक्ट का एग्जैक्ट वेट, और दूसरा होता है आपकी प्रोडक्ट का जो मतलब कि आपकी प्रोडक्ट का जो वजन है वो, और दूसरा होता है आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट। डायमेंशनल वेट ये होता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना और उसको हम 6000 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है डायमेंशनल वेट। ठीक है, तो अब हम अमेजोन किस वेट को कंसिडर करता है, मतलब अमेजोन हमसे शिपमेंट चार्जेस वगैरह चार्ज करता है, तो वो हमसे किस वेट पे चार्ज करता है? अगर हमारा एग्जैक्ट वेट ज़्यादा होगा ना तो अमेजोन हमसे उस वेट पे जो है ना हमसे चार्ज लेना स्टार्ट कर देगा। अगर हमारा डायमेंशनल वेट ज़्यादा होगा तो अमेजोन हमसे उस बेस पे जो है चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी ये दोनों चीज़ें जो है ना वो कम से कम हो, ताकि हमारे चार्जेस कम से कम हो, अमेजोन हमसे कम फीसेस ले। अच्छा, अब अमेजोन की फीसेस तीन तरह की होती हैं। एक होती है एफबीए फ़ी, एक होती है रेफरल फ़ी और एक होती है स्टोरेज फ़ी। अब एफबीए फ़ी क्या होती है? एफबीए फ़ी बेसिकली शिपमेंट फ़ी होती है जो अमेजोन हमसे चार्ज करता है, क्योंकि जब हम एफबीए करते हैं ना, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो हम बेसिकली अमेजोन को अलाउ करते हैं कि अमेजोन ही हमारी प्रोडक्ट को पिक करेगा, हमारी प्रोडक्ट को पैक करेगा और शिप करेगा। हमारा काम बस इतना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, आगे सब कुछ अमेजोन ने करना है। ठीक है, फिर हमारी वो सरदर्दी नहीं होती। तो इसके लिए अमेजोन पिक, पैक और शिप करने के लिए जो फीस हमसे चार्ज करते हैं ना उसको हम कहते हैं एफ बी ए फ़ी। अब रेफरल फ़ी क्या होती है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेजोन, जब वो सेल होती है, हमारी एक सेल आती है प्रोडक्ट की, तो अमेजोन हमसे थोड़ा सा कमीशन लेता है। वो जो कमीशन होता है उसको हम कहते हैं रेफरल फ़ी, वो हर सेल के ऊपर वो लेता है। इसके बाद आती है स्टोरेज फ़ी। स्टोरेज फ़ी क्या होती है कि जब हमने अपनी इन्वेंट्री जो है वो हम अमेजोन के वेयर हाउस पे रखवाते हैं, तो अमेजोन की ऑब्वियसली थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई होती है, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसके वो चार्ज करता है, और उस वो जो चार्जेस वो लेता है उसको कहते हैं स्टोरेज फीस। ठीक है, अब अमेजोन की फ़ीस ओवरऑल जो है ना वो इन तीन चीज़ों पे ही है, रेफरल फ़ी प्लस एफ पी फ़ी प्लस स्टोरेज फ़ी। ये तीनों मिलके जो है ना ये अमेजोन की फ़ीस बनती है कि अमेजोन हमसे जितने चार्ज करता है वो ये अमेजोन फ़ीस कहलाता है। अब जो रेफरल फ़ी होती है, रेफरल फ़ी हमारी क्या थी कि अमेजोन जो है हर सेल पे जो कमीशन लेता है वो हमसे 15% लेता है, जितनी भी जिस प्राइस पे हम बेच रहे होंगे। सपोज अगर हम $30 पे अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेजोन पे, तो उसका 15% हम अमेजोन को देंगे हर दफ़ा जब भी हमारे पास सेल आएगी, जब भी हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। अच्छा, अब हम अमेजोन फ़ी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हम हमारी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है,
अब जो रेफरल फ़ी है, जो मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट प्राइस का 15% है, $10 का 15% 1.50 होगा, ये अमेज़ॉन के खाते में चला जाएगा कि अमेज़ॉन ये हमसे चार्ज करेगा। फिर अमेज़ॉन हमसे प्रोडक्ट की वेट, डायमेंशन वगैरह के अकॉर्डिंग जो है हमसे FBA फ़ी, मतलब कि शिपमेंट फ़ी, और हमसे स्टोरेज फ़ी भी चार्ज करता है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो उस इन सब को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल अमेज़ॉन की फ़ीस आती है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रेफरल फ़ी, FBA फ़ी और स्टोरेज फ़ीस को जब हम प्लस करते हैं तो वो हमारे पास अमेज़ॉन की फ़ीस बन जाती है। अच्छा, अब लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? लैंडिंग कॉस्ट एक और टर्म है, ये बेसिकली होती है कि जो सप्लायर की प्राइस और जो फ्राइट कॉस्ट बेसिकली ये है आपकी शिपमेंट चार्जेस, ठीक है। सब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना सप्लायर अलग हायर करते हैं, मतलब कि सप्लायर अलग होता है जो हमारी प्रोडक्ट को बना रहा होता है, और फ्राइट कॉस्ट अलग होती है, मतलब कि हम एक और फ्राइट फॉरवर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, वो भी हम अलीबाबा से फाइंड कर सकते हैं। फ्राइट फॉरवर्डर का काम क्या होता है कि वो हमारे कस्टम क्लियरेंस कराता है और हमें शिपमेंट करता है। कभी कभी हम ये दोनों चीज़ें अलग लोग ढूंढते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सप्लायर को ही कह देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट तुमने ही शिफ्ट करवानी है, और जो है कस्टम क्लियरेंस भी करानी है, हम प्रोवाइड कर देंगे प्रोडक्ट, तो उस टाइम सप्लायर ये सारे काम करता है। अदरवाइज आप इन दो लोगों को डिफरेंट भी रख सकते हो। और फिर आपने ये फीस देनी होती है अलीबाबा के थ्रू, तो फिर ये जो बैंक चार्जेस होते हैं वो भी 4% होते हैं प्रोडक्ट प्राइस के, ठीक है। अब लैंडिंग फीस किस तरीके से होती है कि आप फ्राइट कॉस्ट, बैंक कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट कॉस्ट है जो सप्लायर हमें दे रहा है पर प्रोडक्ट, EXW कॉस्ट, इसको EXW कॉस्ट कहते हैं। और जब हम प्रोडक्ट और फ्राइट को मिला लेंगे, प्रोडक्ट प्राइस और फ्राइट को, तो वो हमारी बन जाएगी DDP कॉस्ट। तो इन सब को मिला के और जो बैंक चार्जेस जो हम अलीबाबा को पे करते हैं, तो वो हमारी टोटल बन जाती है लैंडिंग कॉस्ट। अच्छा, अब हम प्रॉफिट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जब हम बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा। तो हम जनरल प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, जिस पे हमने बाय किया प्रोडक्ट को, उसको हम जो है सेलिंग प्राइस से माइनस कर देते हैं। मतलब इस टोटल कॉस्ट में आपकी FBA फीस वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। FBA फी, अमेजोन फीस भी आ जाती हैं, और आपकी फ्राइट और सप्लायर कॉस्ट भी आ जाती है। जब हम उन सबको कैलकुलेट प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट आती है। उस टोटल कॉस्ट को जब हम उस कॉस्ट से माइनस करते हैं जिस कॉस्ट पे हम अमेजोन पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन निकल आते हैं। बेसिकली हमने सेलिंग प्राइस में से माइनस करने होते हैं। अच्छा, अब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक होती है अमेजोन पे, उसको कहते हैं पेपर क्लिक के थ्रू करते हैं। उसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, FB एड्स यूज़ कर सकते हो, गूगल एड्स यूज़ कर सकते हो। मतलब गूगल और FB पे भी आप अपने अमेजोन के प्रोडक्ट को चला सकते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें और बाय करें। तो इसके लिए आपके डिफरेंट कॉस्ट होते हैं। तो ये बेसिकली वो चार्जेस बताए हुए हैं कि आपने जो है कितने, जो है ना, आप बजट कैलकुलेट करने के लिए आप जितने मर्जी लगा लो, जितना आपका क्लाइंट का बजट हो यहाँ पे आप कर लोगे, और फिर आप टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाएगी। जब प्री लॉन्च कॉस्ट में क्या आता है, फोटोग्राफी आ जाती है, क्योंकि आपने जब एक प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको ज़ाहिर है उसकी जब आपने सेलेक्ट की है तो आपको उसकी फ़ोटोग्राफी भी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग करते हुए जब हम अमेज़ॉन पे लिस्ट करते हैं तो हम प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाते हैं, तो हम किसी ना किसी फ़ोटोग्राफ़र को हायर करते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करके हमें देता है। कंटेंट लिखते हैं, फिर इंस्पेक्शंस होती हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, सैंपल चार्जेस होते हैं। ईबीसी एक ऐसा कंटेंट है कि जो सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड लोगों को विजिबल होता है। मैं आपको ईबीसी दिखा भी देती हूँ अगर मुझे मिल जाए कहीं पे। आई डोंट नो इनमें से किसी का ईबीसी है कि नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं, किसी ना किसी का ईबीसी निकल ही आएगा। अच्छा, अब ये जो है ना डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है, ये बेसिकली एक आम सेलर की जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। ये आम सी आपको लिस्टिंग शो हो रही है, ये एक आम सेलर की लिस्टिंग है, ये ईबीसी नहीं है, इसको आम लिस्टिंग कहते हैं। अच्छा, ये बल्कि शो हो रही है, वेट।
ये EBC ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जब एक सेलर जो होता है वो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है ना, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है, अमेजोन उसको बेनिफिट्स देता है थोड़े से। वो बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की जो है ना EBC बना सकता है। ठीक है, EBC ये होता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आम सेलर्स को जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते उनको सिर्फ अलाउ होता है कि वो यहाँ पे जो है ना अपनी इमेज शो करा सकते हैं। सिर्फ उनके पास ये स्पेस होती है जहाँ पे उन्होंने अपनी इमेजेस शो करानी होती है प्रोडक्ट की। नीचे वो अपनी इमेजेस शो नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड होते हो ना, तो आपको अमेजोन ये अलाउ करता है कि आप जो हो ना अपनी डिस्क्रिप्शन में जाके भी दोबारा से इमेजेस लगा सको, जैसे इसने लगाई हुई है। ये बेसिकली इसकी EBC बनी हुई है, ये एक ब्रांड रजिस्टर्ड है, इसलिए इसको जो है ये बेनिफिट्स मिले हुए हैं। ये EBC थी। अच्छा, अब एक आम सेलर अगर होगा तो उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरह की, ये भी EBC ही है। कोई और ढूंढते हैं। ये भी EBC है। तो जो आम सेलर होता है ना, उसमें बेसिकली ये होता है कि उसको जो है ना यहाँ पे पिक्चर्स लगाने की इजाज़त नहीं होती। वो सिर्फ इस तरीके से ये सब कुछ लिख सकता है। वो ये सब कुछ लिख सकता है, लेकिन वो पिक्चर्स नहीं लगा सकता अपनी डिस्क्रिप्शन पे। उसको EBC अलाउ नहीं होता। जो दूसरे वाले, जो अगर कोई इस तरीके से चीज़ें लगा देता है, इमेजेस अलाउ होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो EBC कर रहा है, इनहेंस ब्रांड कॉन्टेंट। EBC की फुल फॉर्म है। अच्छा, पेटेंट चेकिंग मतलब ये बेसिकली हमने कॉस्ट लगाई हुई है कि आपकी प्री लॉन्च कॉस्ट क्या होंगी। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आप उसको फुल बजट शीट बना के दो, तो बेसिकली ये उसके लिए है कि आप जो है वो उसको लैंडिंग कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, अमेजोन फीस किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से निकालोगे। फिर आप क्लाइंट से खुद पूछते हो कि क्लाइंट बताता है आपको क्या आपका डेली बजट क्या है एडवर्टीजमेंट का, तो आप वो एडवर्टीजमेंट बजट लगाते हो बेसिकली यहाँ पे। इन सारी जगहों पर जो क्लाइंट आपको देता है कि मैं पर डे $20 खर्च कर सकता हूँ, $30 खर्च कर सकता हूँ, या 10, तो फिर आप उसको डिवाइड करते हो कि आपकी ऑटो में इतना लगाऊंगा, मैं मैनुअल पे इतना लगाऊंगा। डिपेंड करती है क्लाइंट के बजट पे। और फिर आप उसको प्री लॉन्च एक्सपेंसेस बताते हो कि ये एक्सपेंसेस आएंगे। तो आप बेसिकली उसको अपना बजट दे रहे हो, तो क्लाइंट को एक बजट दे रहे हो, तो कि इस ये बजट है आपका। VVROs क्या होते हैं? बेसिकली ये गिव अवेज होते हैं। गिव अवेज अक्सर हम इस तरीके से करते हैं कि जब एक न्यू सेलर होता है, अगर तो आपके क्लाइंट के पास बजट है, तो फिर हम गिव अवेज करते हैं। तो गिव अवेज हम इसलिए करते हैं कि हमें फ्री के रिव्यूज़ मिल जाते हैं। आप लोगों को जो है मुफ्त में जो है ना अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो, और इन रिटर्न वो आपको गिव अवेज देते हैं। अगर वो आप गिव अवेज देते हैं, तो फिर आपको उनको जो है, ज़ाहिर है वो अमेजोन पे इस तरीके से शो होता है कि उन्होंने आपकी प्रोडक्ट आए और वो उन्होंने बाय की। लेकिन आप बेसिकली उनको किसी आउटर प्लेटफॉर्म से, जैसे आप फेसबुक वगैरह के थ्रू कैंपेन वगैरह चलाते हो, तो वो फेसबुक वगैरह के थ्रू आपसे बाय तो कर लेते हैं अमेजोन के पेज पे जाके। लिंक फेसबुक पे जाके वो आपका लिंक क्लिक करते हैं, लिंक क्लिक करके वो अमेजोन के पेज पे जाते हैं। अमेजोन को इस तरीके से शो होता है कि जो है ना उन्होंने आपके प्रोडक्ट पे आए हैं वो, और उन्होंने आके जो है ना बाय कर लिया आपकी प्रोडक्ट। लेकिन बेसिकली क्या होता है पीछे, आप फेसबुक के थ्रू जब आप एड्स रन करो, तो आपको पता होता है कि ये बंदा प्रोडक्ट बाय कर रहा है। तो आप जैसे ही वो प्रोडक्ट बाय करके रिव्यू दे देते हैं, आप उसको उसके पैसे रिटर्न कर देते हो। तो आप ये जो है ना अपने रिव्यूज़ लेने के लिए करते हो। तो ये उसकी जो है बजट लगाया हुआ है कि अगर आप VVRS करो तो आप पर डे कितने करोगे। आप अपने क्लाइंट से पूछते हो कि कितने VVRS वो कर सकता है, फिर उसको कितने पेपैल फी लगेंगे, वो सारी यहाँ पे आप सिर्फ पुट करते जाओगे, तो आपको सारा का सारा खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अदर कॉस्ट में किस तरीके से आ जाता है, आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग आ जाती है, एस्टिमेटेड सेल्स आ जाती है, मंथली रेवेन्यू, ये सब कुछ आप कैलकुलेट करते हो, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करते हो। मैं आपको सही वाली बजट शीट भी दिखा देती हूँ। असल बजट शीट ये है। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस, अगर हमने टोटल प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने, तो हम किस तरीके से करेंगे। हम टोटल प्रॉफिट मार्जिन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। अच्छा, कि आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस लिखी, सेलिंग प्राइस लिख के आप रेफरल फ़ी तो हमेशा 15% होती है, एज इट इज़ फिक्स होगा आपका। उसके बाद आप ये रेफरल फ़ी हम जो है 15% ये प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर लेता है, वो जो है प्रोडक्ट का 15% होता है। FBA फ़ी आप लिखते हो, स्टोरेज फ़ी लिखते हो, फिर आप वही जो आपको प्रोडक्ट की प्राइस आपके सप्लायर ने दी और जो आपको शिपमेंट प्राइस और जो है DDP क्लियरेंस दे रहा है, बैंक फ़ी लिखते हो, और फिर आप उसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हो। और टोटल कैलकुलेट करके आप जिस प्रोडक्ट प्राइस पे अमेजोन पे सेल कर रहे हो, उसमें से आप डिडक्ट कर देते हो, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, अब HTML सर्च वॉल्यूम क्या होता है? ये बेसिकली आपको हीलियम का सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है बजट शीट में। हीलियम का सर्च वॉल्यूम आप कैसे देखते हो? हीलियम का सर्च वॉल्यूम आप ऐसी एक्स्ट्रा लगा के देखते हो कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसका जो है वो सर्च वॉल्यूम कितना है।
तो ये बेसिकली वहाँ पे वो लिखा हुआ था जैसे आप पहले भी सर्च आपने किया था। ये यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम नज़र आ जाएगा, ये चलता तो। ये बेसिकली सर्च वॉल्यूम ये है, ये वहाँ पे वो लिखा, बजट शीट पे वो लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम। और CPR 8 गिव अवेज ये आपको कहाँ से पता लगते हैं? ये जब आप हीलियम पे जाते हो, यहाँ पे जाके आप माई डैशबोर्ड पे जाते हो। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप मैग्नेट पे जाते हो। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखोगे, जो भी आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड होगा। सपोज ये आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड है, और यहाँ से मेक श्योर कि आपने इसको amazon.com या amazon.uk जो भी आपकी मार्केट है आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप अपना CPR 8 डे गिव अवेज देख सकते हो कि आपने 8 दिन में कितने गिव अवेज देने हैं, लोग कितने गिव अवेज दे रहे हैं, तो आप वो लिख सकते हो। ये भी आपको रैंक करने के लिए देने होते हैं गिव अवेज। आप यहाँ पे अपने गिव अवेज लिख दोगे, ठीक है, जो भी आपके गिव अवेज होंगे। फिर आप इन्वेंट्री प्लानिंग करते हो। अगर आप सोचते हो कि आपका टॉप सेलर जो है वो जितने भी सेल करे आप उस हिसाब से दे रहे हो, तो क्या हो सकता है कि मैं आप मतलब अपना सिलेक्ट करते हो कि महीने के अंदर 200 यूनिट्स निकल जाएंगे, 300 यूनिट्स निकल जाएंगे, तो आप 3 महीने की प्लानिंग करते हो, क्योंकि आपकी शिपमेंट पहुंचने में ही आजकल 60 दिन लग जाते हैं। तो अगर 60 डेज आपकी सिर्फ शिपमेंट पहुंचने को लग रहे हैं, तो आप आउट ऑफ बजट हो सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हो। तो आप पहले से ही प्री प्लान करके रखते हो कि आप 1-2 माह की इन्वेंट्री मंगवा के रखो, तो आप यहाँ पे बेसिकली वो पुट कर दोगे, ठीक है। फिर वो खुद ही कैलकुलेट आगे से कैलकुलेटर कर लेगा आपका कि कितने आपको टोटल यूनिट्स कितने चाहिए, 4900 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें अगर मैं इसको चेंज करती हूँ 800, ये खुद ऑटोमेटिकली देखेगा। ये वाली चीज़ जो है ना ये अपडेट होगी। सी ये अपडेट हो चुकी है, ये कैलकुलेटर खुद ही अपडेट कर देता है। अच्छा, मंथली रेवेन्यू भी वो खुद ही मतलब कि आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, आपकी सेल्स इनटू प्राइस जो होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। आपका इसी तरीके से आपको मंथली प्रॉफिट का भी अंदाजा हो जाता है कि अगर आप इतनी सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होंगे। VVR मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गिव अवेज को कहते हैं कि आप कितनी जो है गिव अवेज कर रहे हो यहाँ पे। और आपकी ये पेपाल फी भी इसीलिए होती है क्योंकि आप जब गिव अवे करो तो जाहिर है आपने वापस क्लाइंट को पे करना है, तो ये वो वाली पेपाल फी है। ये सारा जो है ये भी आपको क्लाइंट आपका डाटा खुद देगा कि जो है वो कितना खर्च कर सकता है। बाकी ये भी जो है आप अपने हिसाब से करोगे कि आप उसे फोटोग्राफी के कितने चार्ज करते हो, कंटेंट के कितने चार्ज करते हो, इन सारी चीज़ों के आप कितने चार्ज करते हो, ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं। बाकी ये जो है ये ऑटोमेटिकली खुद चार्ज होगा। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही फिल हो जाएगा। दैट्स इट आज के लिए। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछना स्टार्ट करो। ये शीट मैं आप लोगों को उधर फॉरवर्ड भी कर दूँगी। जी आदिल मुश्ताक पूछें आप क्वेश्चन। जी मैम, आपने ये भी प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाया है। इसमें आपने लैंडिंग कॉस्ट की बिहाफ पे और जो सेल प्राइस है उसका डिफरेंस निकाल के किया है सारा चीज़ें, लेकिन ये जो PPC और ये सारी दूसरी जो कॉस्ट है ये इसमें ऐड नहीं की, मतलब वो अलग है, वो भी क्या खुद प्रॉफिट कैलकुलेटर पे मार्जिन? ऐड होगी थी, वो खुद कैलकुलेटर पे ऐड होगी थी। वो जो आप लास्ट देख रहे थे ना इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह सारा कुछ, तो वो कैलकुलेटर खुद ही काउंट ऐड कर रहा था। मैं आपको ये कैलकुलेटर की जो है ना वो शीट भी भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग बेशक इस पर प्रैक्टिस वगैरह करना, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा था। मतलब कि ये वो देखें ना आपकी सेपरेट? टोटल इन्वेस्टमेंट आप ना भी करो तो फिर देखो ये टोटल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है कि आपकी टोटल ब्लीडिंग बेसिकली आपके VVR जो आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्री लॉन्च कॉस्ट में वही एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। और आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट, प्री लॉन्च कॉस्ट और टोटल ब्लीडिंग को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि आपने कितना खर्च करना है। बेसिकली आपकी ठीक। टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे आएगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सैयद आमिर क्वेश्चंस पूछें आप जो आपने पूछने।
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये वालेकुम पूछना चाह सलाम। रहा था कि आपने जो अभी जो कॉस्ट कैलकुलेशन शीट बनाई हुई है, हम्म। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो अगर कोई, जैसे आपने कहा कि कई मर्तबा क्लाइंट जो है वो आपसे अमाउंट रिफंड भी मांग रहा होता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसे चीज़ पसंद नहीं आई या कोई डैमेज हो गई या कुछ भी, वट एवर द रीज़न, या उसे उसके एड्रेस पे नहीं मिली, चाहे मिस्टेक उन्हीं हम्म। की हो, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लेम, तो क्या हम अपनी यहाँ अब जो हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें उसकी भी रखनी चाहिए कि अगर कोई रिफंड हो जाए कुछ इस तरह? असल में बेसिकली ये होता है कि जो है ना, आप जब अमेज़न से शिप पैक पिक करवा रहे हो ना, तो अमेज़न इस चीज़ की खुद जो है ना आपसे गारंटी लेता है कि आपकी शिपमेंट वगैरह टाइम पे होगी। अगर नहीं होती तो वो अमेज़न के उस पे जाती है कि अमेज़न ने टाइम पे नहीं की। तभी हम एफबीए प्रेफर करते हैं, एफबीएम नहीं प्रेफर करते, क्योंकि अगर एफबीएम प्रेफर करें ना हम, तो फिर हमें ये सब कुछ खुद करना पड़ता है, और अगर लेट हो गए तो हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे अमेज़न खुद जिम्मेदार होता है कि कोई भी चीज़ लेट हो गई है या कुछ भी हो गया, तो अमेज़न उसकी खुद से क्लेम करता है कि ये इश्यूज़ हैं। तो फिर रिफंड के वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं या वो आपको ही पे अगर तो करने इस होते वजह से आता है रिफंड के, जो है आपकी शिप पैक डिलीवरी रेट होगी, तो फिर वो होते हैं। अदरवाइज जो है हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ज़्यादातर अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपको रिफंड आता ही नहीं है। हैं? जी जी जी। इसीलिए हम पहले इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। अभी तो आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी पे इतना जोर देते हैं कि सैंपल चेकिंग भी करनी है, सप्लायर से वीडियो भी मंगवानी है, फिर उसके बाद आपकी इंस्पेक्शन भी करनी है। मतलब उसको हर स्टेप पे हम जो है, शिपमेंट से पहले हर दूसरे स्टेप पे हम उसे चेकिंग कर रहे हैं। उसकी वजह यही है वेरीफाई कि जो कर है रहे हैं। हमारी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी हमारी बुरी ना हो, हर लिहाज से हमारी क्वालिटी बेस्ट हो। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे और पूछनी थी कि लॉजिस्टिक्स के बारे में आपने बताया कि आप मोस्टली लोग जो हैं वो बाय सी को प्रेफर करते हैं, हम्म। तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिकल है, लेकिन उसमें टाइम आपको ज्यादा लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें जो, अगर आप बाय सी या बाय एयर दोनों में से जो भी चूज करें, लेकिन उसके लिए कोई वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है कि अगर आप इतना वॉल्यूम होगा तो आपको बाय सी जाना चाहिए, अगर इतना वॉल्यूम हो तो नहीं, आपको ऐसा बाय एयर कुछ भी जाना नहीं है, चाहिए? क्योंकि आपका वॉल्यूम जितना भी होगा वो आपका बाय सी भी एक्सेप्ट करेगा, बाय एयर भी एक्सेप्ट करेगा। इशू कहाँ पे आता है, आपका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता जाएगा ना, आपकी प्राइस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इशू आपको खुद आएगा। इसीलिए हम जब बल्क ऑर्डर होता है हम एयर पे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, और एयर से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस मिलते हैं, ऑलमोस्ट डबल मिलते हैं आपको सी शिपमेंट के हिसाब से आपको। अब अगर आपके क्लाइंट का बहुत ज़्यादा बजट है, या आपका बहुत सर ज़्यादा बजट, अगर आप खुद एयर लॉन्च कर रहे हो, तो फिर यू कैन गो विद एयर, नो इश्यूज़। लेकिन बेटर यही होता है कि जो है आप उससे करो। अक्सर क्लाइंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो कुछ इन्वेंट्री, अगर सपोज ऐसा होता है कि जो है उन्होंने 3 मंथ्स या 2 मंथ्स इन्वेंट्री प्लानिंग नहीं की, वो बस अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम लॉन्च करें और वो चेक करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट किस तरह की है, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी इन्वेंट्री जो है ना सीख के थ्रू उन्होंने फर्स्ट इन्वेंट्री तो मंगवाई ही मंगवाई है। बाद में अगर वो आउट ऑफ स्टॉक होने लग जाए, उनको जल्दी है कि अब जो है थोड़ी सी इन्वेंट्री आ जाए, प्रोडक्ट तो अच्छी चल रही है, तो उस टाइम वो कुछ हिस्सा प्रोडक्ट का बाय एयर भी मंगवा लेते हैं, अगर उनका बजट अलाउ करे, और बाकी वो सी के थ्रू मंगवाते हैं, क्योंकि सी ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है। बाकी डिपेंड जी करता जी है क्लाइंट पे, अगर उसके पास बहुत बजट है तो वो लगाए। जी। अच्छा, ये एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मुझे आज हीलियम 10 में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उसमें एक तो एक्सरे की ऑप्शन नहीं आ रही, और दूसरा अगर वो जो दूसरी ब्लैक बॉक्स वाली ऑप्शन है उस पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी जो सर्चेस की लिमिट है वो खत्म हो गई है। ये तो सारी और जो भी है ना, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आई है? ये सारी जो इश्यूज आते हैं ना, ये आपको अपने डिस्कस करने हैं हीलियम टूल प्रोवाइडर से। वो आपको उसी टाइम रिजॉल्व करके देगा। आप उससे कांटेक्ट करो, वो आपको उसी टाइम रिजॉल्व करके देगा। ये अच्छा उसकी अच्छा हेडेक अच्छा। है कि वो आपको करके दे। ठीक ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके बाद अनम आपका सवाल है, आप पूछो। जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मैं फोटोग्राफी के हवाले से पूछना चाह रही थी कि हमने चाइना से मैन्युफैक्चर हायर किया, उसके बाद हम फोटोग्राफी कहाँ पे करवाएंगे? उसी से कहेंगे कि वो फोटोग्राफ करके दे, या फिर हम हमारे पास जो सैंपल आएगा हम उसकी करवाएंगे? ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो अपने मैन्युफैक्चरर को कह दो। सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं प्रोवाइड करते सर्विसेज, लेकिन कुछ प्रोवाइड भी कर देते हैं। चाइना में अक्सर लोग हैं जो फोटोग्राफी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनको फाइंड कर सकते हो। दूसरा, हाँ, ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान से करवाते हो, आपको बहुत सस्ती पड़ेगी फोटोग्राफी भी। आप पाकिस्तान से करवाओ,
अगर आपका सैंपल इधर है तो फिर आप पाकिस्तान से बहुत इजीली करवा सकते हो और सैंपल आपको बहुत हाँ, अगर आपका सैंपल ऑलरेडी है तो आप बहुत आसानी से पाकिस्तान से करवा सकते हो और आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। सही, ओके थैंक यू। ओके। अच्छा, और किसका सवाल है? अब्दुल राफी, आप क्वेश्चन पूछो। मैम मेरा सवाल था कि जो जर्मनी और फ्रांस, इटली और स्पेन की मार्केट्स हैं, उसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए? एक्चुअली जर्मनी, फ्रांस वगैरह में मैंने सर्चेस की नहीं कभी लेकिन मोस्टली इनका भी सेम ही होता है कि मतलब सर्च वॉल्यूम तो वो चीज़ है ना कि आपका जितना ज़्यादा उतना अच्छा हो, ठीक है। यूके में हम अलाउ करते हैं कि 6K हो, तो जर्मनी में भी हम ऑलमोस्ट इतना ही अलाउ करते हैं कि 6K प्लस हो, और बाकी यही बात आ जाती है, और बाकी भी ये जो है यूरोप में ही आ जाती है सारी की सारी मार्केट्स। तो आप इसको 6K प्लस ही कंसिडर कर लो, क्योंकि जो है जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है उतना अच्छा होता है। इवन यूके में भी हम प्रेफर करते हैं कि 6K, तो हमने एक आपको लिमिट बता दी है कि 6K होना चाहिए, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। प्रेफर ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट होगी उतना ज़्यादा आप लोगों का डिज़ायर होती है। तो उसका कोई लिमिट सेट नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन यूरोप में जो है 6K ही आता है आपका ओवरऑल। यूरोप की कोई भी मार्केट आप उठा लो। आप में से किसी और का आई थिंक 2 के हैंड रेज हुए हैं। आप सब सवाल आई थिंक पहले ही कर चुके हो। आमिर, आपका कोई दोबारा क्वेश्चन है तो पूछो, या आदिल मुश्ताक आपका कोई क्वेश्चन है? अब्दुल राफी? जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है जी कि पूछो। मेरा क्वेश्चन जी ये है कि जैसे आपने बताया था कि अगर जो हम एक 3 किस्म की प्राइस बताई, एक थी शायद एक्स, ये क्या था, ये EXP EXW, और EXW, FOB हाँ, एंड DDP। बिल्कुल बोलो। जो कस्टमर प्राइस दे रहा है हमें उन अपने पास से जो जो वहाँ से पिकअप करने की, उसमें और DDP प्राइस में कितने का डिफरेंस होता है? मिसाल के तौर पे अगर $10 की एक प्राइस है हमारी वहाँ से पिकअप की, तो अब DDP प्राइस में कितना वेरिएशन होता है, कितना डिफरेंस होता है तकरीबन ये पैसे? डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हम बेसिकली चेक ही ये करते हैं कि हमारे पास हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेटर रखते ही हम इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के लिए कि हमारे पास प्रॉफिट जो है ना मैक्सिमम 25 to 35%। अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपकी DDP के बाद जो है आपकी कितनी प्रोडक्ट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली तब चेक करते हो, और ट्राई यही होती है कि 20+ जो है ना आपका प्रॉफिट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इतना भी प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते अमेजोन पे, बहुत कम चांसेस है। ठीक है मैडम। मिनिमम प्रॉफिट 20% होना चाहिए। हाँ, 20 to 25 मिनिमम होना चाहिए। और किसी का क्वेश्चन है? अदील? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हम इस पोजीशन पे आगे हैं कि हमने सोर्स करना है। पहली बात कि मैम मैंने कोई चीज़ प्रोडक्ट हंट कर ली, इस सबसे पहले ठीक मैं है। इस अमेजोन से इसको पाकिस्तान मंगवा के वाकई में चेक करूंगा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट हंट की ये इस कैलिबर की है, या मतलब इसकी स्पेसिफिकेशंस इसको फिजिकली देख सकूं, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं इसको फिजिकली देख लूंगा, देखने के बाद फिर जब मैं चाइना में इस सोर्सिंग के लिए अप्लाई करूंगा, मैम आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, मुझे पता है मार्केट्स में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसे हम कांटेक्ट करते हैं वो अगर हमें एक चीज दिखाता है, व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर, या इवन कि उसकी बनाई बनाई प्रोडक्ट को भी उठाते हैं, तो उसके अंदर थोड़े से फ्लॉज होते हैं। ये तो कभी भी नहीं ऐसे होता कि बिल्कुल कोई ऐसे ही है, हर दफा जी आपके सप्लायर्स के आते हैं कोई ना कोई फ्लॉज। मैम, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कम से कम पीएल लॉन्च करने में, यू नो वेल कि कम से कम भी 10 मिलियन लगते हैं। तो मैम इतनी बड़ी बिल्कुल। अमाउंट आपने रिस्क पे डालनी है, तो आप इधर से बैठ के ऑर्डर करने की पोजीशन में होते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है। नंबर अच्छा, अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब ऐसे ऐसे देती हूँ, वरना मैंने आपके क्वेश्चंस पूछ जाने हैं फाइन, ठीक है। चलिए साथ साथ। अच्छा,
आप अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो है आप कह रहे हो कि हम फिजिकल मंगवाएं प्रोडक्ट को बेच के। देखो, आप जब प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो Yes, ma'am. फाइनलाइज करते हुए आप पहले ही उसके प्रॉफिट मार्जिन देख चुके हो, तो आपने प्रोडक्ट घर मंगवा के आपने क्या चीज देखनी है, ठीक है, मतलब Physically, कि आपको प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आपने अपने कंपेटिटर्स के रिव्यूज चेक करने हैं, ठीक है, और आपने उन रिव्यूज से फायदा उठाना है कि कंपेटिटर के रिव्यूज किस चीज पे नेगेटिव आ रहे हैं, क्या चीज की कमी है, लोगों की डिजायर की है। मतलब उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट मंगवाने की जरूरत नहीं है, आपने उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, ठीक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है क्लाइंट्स की, कि बड़े सारे सेलर्स बेच रहे हैं लेकिन इनकी प्रोडक्ट पे ये प्रॉब्लम आ रही है और मैंने इस प्रोडक्ट को किस तरीके से और अच्छा बनाना, ठीक है। तभी आप जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर एनालिटिकल थिंकिंग करते हो, क्रिएटिव ये सोचते हो कि भाई ये चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, लोग ज्यादा खुश होंगे और ज्यादा जो है ना आके मेरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, मेरे बंडल को आके बाय करेंगे, क्योंकि आप न्यू सेलर हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा देना है, कुछ एक्स्ट्रा दोगे तो मार्केट में आओगे। पुरानी चीज अगर आप देते रहोगे घिसी पिटी, तो कोई भी आपको क्यों आएगा, वो पहले के बैठे हुए सेलर्स को ट्रस्ट करेगा और आएगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली उसमें पहले ही आप आई इनोवेशन के माइंड से हो, तो उस टाइम पे आपको जो है आपने बस कंपेटिटर्स चेक करने होते हैं, उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट मंगवाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सेकंड काम क्या होता है कि आपने कंपेटिटर सिलेक्ट करना होता है, कि सारे प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए, ये प्रोडक्ट तो हमने फाइनलाइज कर लिया है, अब किसी एक कंपेटिटर को चूज करें, किसी एक बंदे को चूज करें, एक सेलर को जिसको हमने टारगेट करना है कि इसकी जो है ना सेल्स हमने डाउन करनी है और अपनी सेल्स इंक्रीज करनी, मतलब उसकी सेल्स ना भी डाउन करें तो अपने आप को उससे बेहतर शो करना है, टॉप 10 में आने के लिए, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्ट सैंपल मंगवाते हो ना, उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आप उस कंपेटिटर का सैंपल भी मंगवाओ और आप देखो कि अब इसके प्रोडक्ट में क्या फ्लॉज हैं, जो आपने सैंपल मंगवाया उसमें क्या फ्लॉज हैं, आप इन दोनों को कैसे बेहतर बना सकते हो। इवन जब आप सप्लायर से चीजें मंगवाते हो ना, 110% श्योर हूँ मैं कि कोई ना कोई एक चीज इधर उधर जरूर होगी जो सप्लायर आपको बताएगा, ठीक है। तो आपने वही चीज टेस्ट करने के लिए ही सैंपल आप मंगवाते हो, ठीक है। फिर आप सप्लायर को बताते हो कि ये चीज है, और अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपने ऑब्वियसली अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट भी मंगवाई होगी, और ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट भी मंगवाओ, ठीक है। तो आप जब कंपेटिटर की प्रोडक्ट भी मंगवाओगे, अपने सैंपल चेकिंग भी करोगे, दोनों में से आपने क्लॉज निकाले, दोनों की अच्छी बुरी बातें निकाली कि कौन सी चीज़ किससे, तो फिर आप अपने सप्लायर को कहोगे मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, इस चीज़ को इस तरीके से बेहतर बनाओ। कुछ सप्लायर से भी आइडियाज़ लोगे, खुद कुछ भी ब्रेनस्टॉर्म करोगे और अपने सप्लायर को बताओगे कि ये चीज़ें जो है ना आपने बेहतर करनी है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपका सप्लायर करके देगा आपको। फिर उसके बाद जो आप कह रहे हो कि आपको रिस्क आएगा कि आप अपने 10 मिलियन, आप अपना 1 मिलियन लगा रहे हो, ठीक है, इतने आप पैसे लगा रहे हो अपने प्रोडक्ट पीएल पे, और आपकी प्रोडक्ट जो है फेल होगी तो फिर, या क्वालिटी फेल होगी तो फिर, क्वालिटी फेल होने के चांसेस ही नहीं है अगर आपने इतनी ज्यादा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि आप एट द एंड इंस्पेक्शन भी करवा रहे हो। हाँ, आपकी बेवकूफ़ी तब जरूर होगी कि आप अपने सप्लायर से ही कहो कि मुझे इंस्पेक्शन टीम हायर कर दो, क्योंकि अगर सप्लायर की इंस्पेक्शन टीम होगी तो जाहिर है वो सप्लायर की साइड लेगी, आपकी साइड नहीं लेगी। लेकिन अगर आप एक बाहर की इंस्पेक्शन टीम मंगवाते हो, अलीबाबा से सर्च करते हो इंस्पेक्शन टीम, और वो अदर देन योर सप्लायर है, तो वो क्यों आपसे झूठ बोलेगी, वो क्यों जो है नहीं करेगी। इंस्पेक्शन टीम्स पूरी पूरी रिपोर्ट देती हैं, कभी भी उनकी रिपोर्ट गलत नहीं होती, उनका काम ही है कि उन्होंने क्रिटिकली आपकी प्रोडक्ट को जो आपकी सप्लायर ने दिया आपकी ओर चेक करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप 80% प्रोडक्ट चेक करवाते हो, 20% प्रोडक्ट बंडल्स चेक करते हो, या आप कहते हो कि सारी इन्वेंट्री को मेरी चेक करो जितनी सप्लायर ने बनाई है। ये बात पे है, ठीक है, कि मतलब आप कितने ज्यादा कॉन्शियस हो और आप कितनी अपनी जो है ना सेफ साइड पे रहना चाहते हो, और कितना बजट है आपके पास। बाकी बिजनेस इज ऑलवेज अ रिस्क, ठीक है। और इतनी ज्यादा इंस्पेक्शंस के बाद आई डोंट थिंक सो कोई भी चांस बचता है कि आपके प्रोडक्ट पे रिफंड आएगा। हाँ, तब रिफंड जरूर आ सकता है कि आपका कंपेटिटर आए आपकी प्रोडक्ट को बाय करे और आपको प्रोडक्ट बाय करने के बाद फिजूल में कह दे रिफंड, क्योंकि वो आपकी उस टाइम हेल्थ खराब करना चाह रहा होगा अकाउंट में। तो ये सारी चीजें बिजनेस का पार्ट है। मार्केट में बड़े सारे कंपेटिटर्स आते हैं, आपको उनके साथ कम्पीट करना होता है, आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। ऑल टाइम पे आप आपकी कंपेटिटर्स पे भी नजर होती है, अपनी प्रोडक्ट पे भी नजर होती है। बिजनेस इसी तरीके से रन होता है, बिजनेस रिस्क टेकिंग ही है। फाइन मैम। मैम कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, क्योंकि श्योर एक छोटी सी कमिटमेंट है। श्योर। आप में से किसी और का क्वेश्चन है तो पूछिए। जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अभी ये अदील ने जिक्र किया कि
ऑलमोस्ट 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी. इट इज रियली 10 मिलियन? नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लो. यूके में जो है ना, जो बजट चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है आपको 1500 डॉलर से लेके आपको 2000, हाँ 2000 तक चाहिए होता है, 20,000 तक चाहिए होता है, 1500 से 20,000, 15,000 से 20,000. 15,000 से 20,000. ओके. हाँ जी. और यूएसए में आपको चाहिए होता है और 20 से 15 से 25 आपको यूएसए में चाहिए होता है, बल्कि मैंने आपको गलत बताया. 10 to 15 आपको चाहिए होता है यूके में, और 15 to 20 आपको चाहिए होता है यूएसए में. 15,000 to 20,000 सही. डॉलर. और दूसरा, एक अकाउंट से आप बट इट्स एट अ इन डॉलर, टाइम आप डॉलर को कन्वर्ट कर लो. जी जी, तो वो इतना ही समथिंग यस बनेगा. आई जी. डू अंडरस्टैंड. Yes. और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि आप एक अकाउंट से, अगर आपके पास अमेजोन का एक अकाउंट है, आप उससे 2-3 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं, या आपको एट अ टाइम हर अकाउंट से आप एक ही, कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी है प्रोडक्ट में? एक अकाउंट से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की ऐसी कोई जी जी रिस्ट्रिक्शन नहीं. जी. आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो. लोगों ने 1000 प्रोडक्ट्स लॉन्च की होती हैं ओह. डिफरेंट कैटेगरीज में. इट डिपेंड्स आप अपने टाइम के साथ साथ कितना ग्रो करते हो. ओके. थैंक यू. थैंक यू. मैम, कमिंग बैक टू माय कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जो अप्रोचेस बताई हैं एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ. मींस के हमने अपना जो सामान जो सोर्स किया था चाइना से, उसमें भी यही प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि हमने 3PI नहीं की हुई थी. उसमें हमें बहुत सारा डंप सामान भी आया जो हमने बाद में सेल आउट किया. 3PI भी कर ली. उसके अलावा आपने एक ट्रस्ट वर्दी आपका मैन्युफैक्चरर था, उससे आपने सामान भी ले लिया. मैम, जब आप इसको डीडीपी करते हैं और आप उसको बोलते हैं आप डीडीपी कर दो, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेरिका तक सही तरीके से पहुंच भी गई, अगर अमेजोन वाले ने मिस हैंडल कर दी उस प्रोडक्ट को रखने में, तो ऐसा कभी आपके सुनने में आया? अक्सर ऐसा भी होता है कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री घुमा देता है पूरी की पूरी. मैम, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? इधर बैठ के हम फिर तो आप खाली उस टाइम नहीं, आप उस टाइम अप्लाई करते हो अमेजोन को, अमेजोन आपको रिफंड करता है. मतलब कि केसेस बहुत सारे हैं. बात वही आ जाती है, बिजनेस इज रिस्क. ठीक है, तो आपको, आप अमेजोन पे जाके उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. अमेजोन आपकी इन्वेंट्री आपको ढूंढ के देगा. थोड़ा टाइम लगा लेगा, लेकिन आप केसेस ओपन करोगे आपको ढूंढ के देगा वो इन्वेंट्री. लेकिन ऐसा भी होता है कि इन्वेंट्री आपकी अक्सर गुम हो जाती है. कुछ वेयर हाउसेस ऐसे भी हैं अमेजोन के. बाकी भी काफी सारे केसेस होते हैं, लेकिन आप, बिजनेस का नाम ही ये है कि आपने उन केसेस को टैकल करना है. अमेजोन आपको सपोर्ट भी करेगा आपके केसेस में, ऐसा भी इशू नहीं है. बस थोड़ा सा आपको उसके साथ जरा पिंग ज्यादा करना पड़ेगा अमेजोन को, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा तंग करना पड़ेगा अमेजोन को. लेकिन होगा. आपके अपने बिजनेस में आपको बड़े सारे इश्यूज आ जाते हैं. कभी आपका मैन्युफैक्चरर आपको लेट चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, कभी कोई इशू होता है, कभी कोई इशू होता है. आप उनको भी टैकल करते ही हो यहाँ पे, तो ऐसे ही वहां पे भी हो जाएगा. फाइन मैम. एक तो बाकी ये आपकी लक है, अगर बहुत ज्यादा आपकी बैड लक हुई तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कह सकती. नो मैम, मतलब वो तो मेरे नज़दीक तो बिजनेस का नाम ही कैलकुलेटेड रिस्क का है, और बिल्कुल ऐसे आपने ही है. जो भी रिस्क लेने हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके लेने हैं. और इसके बाद मैम जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ थी वो EXW, FOB और DDP. FOB मुझे नहीं समझ आया, आपने कि दोबारा ज़रा अच्छा, इसको. एफओबी में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोडक्ट की प्राइस इंक्लूड होती है और शिपमेंट इंक्लूड होती है. ठीक है, ऐसे कि आप जो है ना, चाइना के अगर बॉर्डर पे हो, मतलब आपकी चाइना पे आपकी प्रोडक्ट जो है हो रही है, बन रही है. ठीक है, तो आप जो है चाइना से यूएसए के बॉर्डर तक तो पहुंचा दोगे, लेकिन उसकी कस्टम क्लियरेंस आपको खुद करानी पड़ेगी, जाके कलेक्ट करना पड़ेगा. फाइन मैम. ठीक है, लेकिन डीडीपी में ये होगा कि वो आपके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचेगी, कस्टम क्लियरेंस के साथ सब कुछ होकर पहुंचेगा. उसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग होगी? बिल्कुल FOB फ्रेट फॉरवर्डिंग होगी ना. फ्रेट होगी? फॉरवर्डिंग होगी सिर्फ तभी तो जो है वो आपके कस्टम. उधर तक पहुंचे, मतलब एक लोकेशन तक तो पहुंचेगा ही ना. फाइन लेकिन मैम. कस्टम क्लियरेंस आपने करवानी है. फाइन. ठीक हो गया मैम. और सोर्सिंग, अच्छा, और एक जो सबसे क्रूशियल पॉइंट, जिस तरह आपने बोला कि 3PI आपने इंडिपेंडेंट अपने सोर्स से खुद हायर करनी है मैम, तो अभी देखिए मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, 3PI भी इसकी है और चाइना की, मैन्युफैक्चर भी चाइना का है, दोनों चाइनीज बोलते हैं, आपस में इन्होंने कोई सेटिंग कर ली तो पैसे तो मेरे गए. भले मेरे पास ट्रेड इंश्योरेंस भी है
और 3PI वाले भी अपने तौर के ऊपर कहेंगे नहीं, आपके क्यों जाएंगे? आप ट्रेड एश्योरेंस है ही इसीलिए तो अलीबाबा का प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। आपके साथ कोई भी सप्लायर घपला कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अलीबाबा के सप्लायर, ये जो ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर होते हैं ना, ये ट्रेड एश्योरेंस किस तरीके से लेते हैं कि ये अमेजोन को, अलीबाबा को थोड़े से पैसे देते हैं, ठीक है, कि उन्होंने मतलब कि इतने पैसे दिए होते हैं अलीबाबा को कि अगर आपके जो है कोई भी सप्लायर आपके साथ कोई घपला करता है तो अलीबाबा उन पैसों में से आपको पे करेगा जो उन्होंने पहले से डिपॉजिट करवाए हुए हैं एज सिक्योरिटी। मैम एक्चुअली ये जिस तरह ये अलीबाबा नजर आ रहा है ना, एक्चुअली में आप कभी खुद जाए ना चाइना तो अलीबाबा ऐसा है नहीं। अलीबाबा इज अ शो केस जहाँ पे ये बहुत सारे लोग, अगर 1000 2000 10,000 बंदे ना कि शो केस में ना सज के बैठे हुए हैं। एक्चुअली इनमें से बहुत सारे वो हैं, ट्रेडर्स हैं जिन्होंने तो जिनको ऐसा ही है, इंग्लिश ये आपको फाइंड करना पड़ता है, ये एग्जैक्टली आपको मैम। फाइंड करना पड़ता है आपके सप्लायर्स के साथ। आप सप्लायर्स के साथ आप फाइनली किस तरीके से करते हो डील कि आप, इसीलिए तो आप 10-15 सप्लायर्स से कांटेक्ट करते हो। फिर आपको बड़े सारे ऐसे सप्लायर्स भी मिलेंगे जो आप एक क्वेश्चन पूछोगे, दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको ब्लॉक ही कर देंगे तंग आके आपसे, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बड़ा फेक सप्लायर होगा। ऐसा एग्जैक्टली भी सप्लायर होगा जो आपको जो है, आप एक दिन सवाल पूछोगे, आपको हफ्ते बाद रिप्लाई आ रहा होगा। आपने यही चीजें तो सप्लायर्स की चेक करनी है, तभी तो आपने 15 दिन, आप 10 मतलब हफ्ता आप सोर्सिंग को देते हो, ठीक है, उसमें आप 10-15 सप्लायर से बात करते हो। 10-15 क्या, मैं अपना बताऊं ना, मैं 50+ सप्लायर से बात करती हूँ, वाह। फिर जाके मैं सप्लायर फाइनलाइज करती हूँ। हालांकि अगर आप इनेबल्स वगैरह पे चले जाओ या और जगहों पे चले जाओ, या आप वैसे आप जनरल बोलो, तो हर कोई कहेगा आप 10 सप्लायर्स आर इनफ। लेकिन अगर आप बड़े ज्यादा कॉन्शियस और आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट खराब ना हो, तो आप मतलब हफ्ते का टाइम देते हो सोर्सिंग को, जिसमें आप डेली बेसिस पे 10 सप्लायर से कांटेक्ट करते हो। आप जब 10 सप्लायर से कांटेक्ट करोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ उनमें से आपको सिर्फ 3 का रिप्लाई है। फाइन मैम। अब वो मैम बाकी के जो होंगे वो आपको अगले दिन जाके रिप्लाई करेंगे, उनको आप स्किप कर दो, भूल जाओ कि वो कोई एग्जिस्ट करते हैं। उनका रिप्लाई आया ही नहीं आया, उनको भाड़ में भेज दो। क्यों? क्योंकि उनकी तो रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं है। आप बाद में उनके साथ जो है अपना ऑर्डर दे दोगे, आप उनको अपने पैसे दे दोगे, 30% आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आप टेंशन में बैठे रहोगे कि उनका रिस्पॉन्स कब आएगा। यू विल कीप ऑन पिंगिंग देम कि भाई मुझे आंसर दो, मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, मुझे इनवॉइस बना दो, मेरे ऑर्डर को शिप कर दो, मेरी इंस्पेक्शन करवा दो। वो अपनी मर्जी से रिप्लाई करेंगे। तो सप्लायर्स का, हम जब सप्लायर को फाइनलाइज करते हैं ना, तो हम उसकी कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। हम उसकी कम्युनिकेशन को देखते हैं कि जो है वो कम्युनिकेशन आपको सेकंड्स के अंदर कर रहा है या क्या कर रहा है, वो आपके साथ कितना कोऑपरेटिव है। आप उसको चेक करते हो, आप उससे निगोशिएशंस इसीलिए मांगते हो, आप उससे डिफरेंट तरह के सवाल करते हो, आप उससे बड़ी लंबी लंबी चैट्स करते हो। मतलब आप उससे पूछते हो कि अगर डीडीपी है तो कितने चार्ज लोगे, मैं अगर 500 यूनिट्स दे दूं तो कितने लोगे आप। हालांकि आपने मंगवाने 250 यूनिट्स होते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा तंग कर रहे होते हो। आप उसका पेशेंस लेवल भी चेक करते हो, उसमें आप उसका रिस्पॉन्स टाइम भी चेक करते हो, उसमें आप उससे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हो। आप उससे, आधे सप्लायर्स तो वो होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो है आप लोगों ने चेक करना है कि जो है ना वीडियो आप लोगों ने मांगनी है, और आप वो आपको एडिटेड वीडियोस भेज देंगे। आपने उस टाइम उनसे कहना है कि आप मुझे एडिटेड वीडियो नहीं भेजो, आप मुझे अपनी इन हैंड वीडियो भेजो, इन हैंड पिक्चर भेजो, हर एंगल से पिक्चर भेजो, वीडियो भेजो। आधे सप्लायर्स भाग जाएंगे क्योंकि वो एडिटेड वीडियो शो करा रहे हैं, या फिर वो इतने रिस्पॉन्सिव ही नहीं है कि वो उठे अपनी चेयर से और आपके लिए वीडियो जाके बना सके, वो वहीं पे गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको बड़ी सारी चीजें पता लग जाती है। और बाकी वीडियो अपने आप बोलेगी, अगर वो रियल वीडियो है, उसने अपने हाथ में पकड़ के आपको दिखाई है, तो आपको क्वालिटी का बहुत हद तक अंदाजा होगा कि वो हर एंगल से आप देख रहे हो, हर तरीके से वो आपको टेस्ट कर रहे हो। तो मैम आपने जो शुरू में पैरामीटर्स बताए हैं ना, अगर वही बंदा फुलफिल कर ले, कंपेटिटर और उसके अलावा अपने अपनी आप जो आप अपनी सोर्सिंग के ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में कि कोई लूप होल रहता ही नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, सैंपल मंगवा रहे हो, कंपेटिटर को चेक कर रहे हो, आप वैसे वीडियो चेक कर रहे हो, तो कोई बचना ही नहीं चाहिए। और बाकी आप रिस्पॉन्स टाइम हाँ लाजमी चेक करो अपने सप्लायर्स का, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो आपको अजीब ही रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, या फिर बाद में आप उनके साथ बहुत ज्यादा खपते हो। क्योंकि चाइनीज ऐसे होते हैं, चाइनीज बहुत तंग करते हैं, आपको राइट चाइनीज भी फाइंड करना पड़ता है। अलीबाबा पे भी आपको राइट चाइनीज अक्सर नहीं मिलते, बहुत तंग करते हैं चाइनीज आपको। ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम तक बड़े ठीक होते हैं, बाद में आपको थोड़ा इश्यूज भी आते हैं, लेकिन आपको वो सब कुछ को टैकल करना आना चाहिए। यस मैम, यस मैम, फाइन मैम, आज के लिए तो यही है। बाकी कैलकुलेशन वाली जो टर्म्स हैं ये देखूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा। जरूर। अच्छा अब्दुल राफे, आपका क्वेश्चन है तो पूछो।
मैम मेरा क्वेश्चन था कि इज इट नेचुरल कि जब हम एक्सरे फीचर जो है उसको यूज करते हैं तो जब हम उसके जो स्पॉन्सर्ड आइटम्स है उसको शो करते हैं तो सीरियल नंबर 5 से स्टार्ट हो जाता है, 1 से नहीं स्टार्ट होता, फर्स्ट 4 गायब हो जाता वो एक्चुअली आपके टॉप 10 के हिसाब से अरेंज होते हैं, तो आपने उसको अरेंज करना होता है। और स्पॉन्सर तो आपने देखने ही नहीं होते, उसकी वजह ये होती है कि जो है आप ऑर्गेनिक देख रहे हो तो जब आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो स्पॉन्सर तो आपने रिमूव करने होते हैं। दूसरा वो 5 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी रीजन यही है कि आपको वो बेसिकली टॉप 10 का रिजल्ट शो कर रहा है, चाहे वो नंबर 5 पे या कहाँ पे भी, मतलब वो आपको इस तरीके से शो करे कि पेज 1 पे फर्स्ट नंबर पे कौन बैठा है, सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, तो उस हिसाब से ही आपको नंबरिंग शो हो रही होती है। और मैम प्रोडक्ट्स आपके जो पर्सनल नंबर है उस पर शेयर कर सकते हैं? कर सकते हो, नो इश्यूज। बट ये है कि हो सकता है कभी कभी रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको रोज मिलेगा डिले। आप प्रोडक्ट्स करो शेयर, नो इश्यूज, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? आई होप सबके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं अब। तो हम मीटिंग को ख़त्म करते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछना, और प्रोडक्ट रिसर्च पे अगेन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करो। जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करोगे तो क्वेश्चंस करोगे और फिर ही सीखोगे। टूल्स आप लोग बाय कर चुके हो तो डिले नहीं करो और यूटिलाइज करो। ओके, थैंक यू। मैं मीटिंग को बंद कर रही हूँ, ठीक है? थैंक यू।